स्वागत है आप सभी का आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएस क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने फिजिक्स की क्लासेस स्टार्ट की हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। उन्हीं सारे क्वेश्चनों की मैं चर्चा करता हूं और उनको अच्छे से मैं समझाता हूं। कल मैंने एक लेक्चर लिया था, वो मैंने आपको पढ़ाया था, बताया था। आज उसी क्रम में एक दूसरा लेक्चर है जिसमें हम अक्षीय स्थिति पे हम बात करेंगे कि वैद्युत क्षेत्र पे कौन सा वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत क्षेत्र में स्थित अक्षीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। अक्षीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। ये हमको सॉल्व करना है। निरक्षीय की मैंने बता दिया था, निरक्षीय मैंने आप लोगों को समझा दिया था। जो लोगों ने नहीं देखा होगा वो जाके पुराना वीडियो देख लेंगे। अब इसके लिए हम पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इसका हम फिगर बना लेते हैं, इसका हम चित्र बना लेते हैं। तो मान लिया क्या, माना ए बी क्या है हमारा, एक द्विध्रुव है। ए बी क्या है हमारा, एक द्विध्रुव है। ए और बी मान लिया द्विध्रुव है। इस पे माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश है, यानी बी पे क्या है, प्लस क्यू आवेश है। इन दोनों के मध्य अगर बात करें तो कोई बिंदु क्या है, ओ है। अब ओ से लेकर ए के बीच की दूरी अगर हमें पता करना हो तो मान लिया क्या है हमारे पास, डी दूरी है, एल दूरी है, कुछ भी मान सकते हैं। और ओ से लेके बी तक की अगर दूरी की बात करें तो ये भी हमारी क्या है, डी है। इन ए और बी के बीच की दूरी दोनों की अगर बात करें तो हमारी क्या हो जा रही है, 2D दूरी है। अब यहीं पे हम अगर बात करें मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पे कोई बिंदु P है और इसी बिंदु P पर ही हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसी पे हमें क्या निकालना है, तीव्रता निकालनी है। तो ये हमारा E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसी पे निकालनी है। एक हम अगर देखें तो इधर की ओर वैद्युत क्षेत्र लगेगा और कुछ इधर की ओर वैद्युत क्षेत्र लगेगा। ये मिड पॉइंट होगा, तो इसको हम मान लिया E1 मान लेते हैं और इसको मान लिया मैंने E2 मान लिया। ये आपका क्या होता है, फिगर बन के तैयार हो जाता है। इतनी ही चीज़ें आपको अच्छी स्थिति में लिखना भी है। जितनी चीज़ें मैंने ड्रॉ किया है इतनी ही चीज़ें आपको लिखना भी है, ये याद रखिएगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसी के बारे में लिखें तो लिख लेंगे वही चीज़ें जो मैंने बनाया है। मैं लिखता हूँ, जैसे लिखा मैंने, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव है जिसका परावैद्युतांक K है, जिसका परावैद्युतांक क्या है, K है। बिंदु A, अब क्या लिखेंगे, बिंदु A पर क्या है, माइनस आवेश है। बिंदु A पर क्या है, बिंदु A पर माइनस क्यू आवेश तथा B पर प्लस क्यू आवेश है, ठीक है, प्लस क्यू आवेश है। इन दोनों के बीच है। अब इन दोनों के बीच दूरी देख लेते हैं। इन दोनों के बीच दूरी कितनी है,
2d है। कितनी दूरी है? 2d है। अब हम अगर बात करें 2d है, अतः क्या लिखेंगे? अतः 2d तो दूरी निकल आई। अब हम क्या लिखेंगे? आवेश है। ठीक है, सारी चीजें आप लोगों को दिख रही हैं। ठीक है, अतः क्या है हमारे पास? ध्रुवों के मध्य यानी द्विध्रुवों के बीच, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O स्थित है। ठीक है, बिंदु O ये स्थित है। इससे बिंदु O से क्या लिखेंगे? बिंदु O से R दूरी पर P बिंदु स्थित है। P बिंदु स्थित है। P बिंदु क्या है? स्थित है। इस पर क्या हमें निकालना है? जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। अगले पेज पे ले लेते हैं हम। क्या लिखेंगे? जिस पर हमें क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र निकालना है। जिस पर वैद्युत क्षेत्र की गणना करना है। ठीक, वैद्युत क्षेत्र की क्या करना है? गणना करना है। अब हम क्या लिखेंगे? अतः बिंदु P पर वैद्युत द्विध्रुव लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे? वैद्युत द्विध्रुव के आवेशों माइनस Q तथा प्लस Q के कारण क्षेत्र की तीव्रताएं क्रमशः क्या होंगी? मैंने अभी आपको बताया है E1 व E2 होंगी। E1 व E2 होंगी, अभी मैंने आपको फिगर में अच्छी तरह से बताया है। अब आगे हम क्या लिखेंगे? अतः बिंदु P की आवेश से दूरी, अतः बिंदु P की प्लस Q आवेश से दूरी, बिंदु P की प्लस Q आवेश से दूरी क्या होगी? दूरी अगर देखें तो क्या हो जाएगी इसकी? देखिए, ये मैंने बताया है, प्लस Q आवेश से लेकर बिंदु P की दूरी क्या हो जाएगी? यहाँ पर देखिए R है, R में से अगर D घटा देंगे तो निकल आएगी दूरी। तो क्या हो जाएगी हमारी? क्या निकल के आएगी हमारी दूरी? R माइनस D इसकी क्या निकल के आएगी? दूरी निकल के आ जाएगी। R माइनस D इसकी दूरी निकल के आ जाएगी, तथा माइनस Q आवेश की दूरी क्या हो जाएगी? R प्लस D हो जाएगी। R प्लस D होगी। R प्लस D है, देख सकते हैं आप लोग, R प्लस D हो जाएगी। हम दिखाते हैं आपको फिगर में, देखिए
माइनस क्यू की आवेश की अगर देखें तो ये आर यहाँ तक है, डी ऐड करेंगे तो आर डी हो जाएगा। अगर प्लस क्यू की है तो आर डी माइनस करेंगे तो माइनस आर डी हो जाएगी, आर माइनस डी हो जाएगी। तो ये आपका क्या हो गया, आपका जो थ्योरेटिकल पार्ट होता है जो आपको लिखना है फिगर के अकॉर्डिंग ही आपको लिखना है। तो मैंने फिगर बनाया, फिर उसके बाद मैंने आपको चीज़ें अच्छी तरह से आपको बता दी हैं, ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब लिखेंगे हम क्या, अब इसको हम सॉल्व करें तो अब हमारे पास पहली तीव्रता जो होगी हमारी E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्या है प्रावैद्युतांक है इनटू Q अपान क्या होगा R माइनस डी का होल स्क्वायर। ये क्यों होता है आप सभी को पता होगा क्यों होता है, देखा होगा कूलाम का नियम जब पढ़ा होगा, आवेशों दो आवेशों के बीच की दूरी जब निकालते हैं तो क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्या होता है Q1 Q2 अपान में क्या होता है आर स्क्वायर। यही से ये चीज़ें आपको आर स्क्वायर ये जो है ये निकल के आया, इसको रखना है। तो ये समझ में आ गया होगा। अब हम इसको आगे अगर कंफर्म करें तो ये हमारा E1 की वैल्यू आपकी निकल के आ गई। किसकी निकल के आ गई, E1 जो पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो निकल के आ गई। अब हमें निकालना क्या है, E2 की वैल्यू निकालें। दूसरी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उस पर अगर हम काम करें तो दूसरे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकालेंगे तो लिखेंगे E2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, E2 इक्वल टू हमको पता है वही लिखेंगे जो पहले लिखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q अपान में क्या लिखेंगे R प्लस का D का होल स्क्वायर लिखेंगे, R प्लस D का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों तीव्रताएं हमें पता चल गई। तो अब हमको पता है कि जब दोनों क्या होंगी अनुदिश हैं यानी विपरीत हैं तो हम लिखेंगे क्या यहाँ पर अतः तीव्रताएं E1 E2 तीव्रताएं E1 व E2 एक ही रेखा के अनुदिश विपरीत हैं, एक ही रेखा के अनुदिश यानी एक ही रेखा पर क्या है विपरीत हैं, विपरीत हैं और विपरीत हैं तो क्या होंगी घटेंगी, विपरीत हैं तो इनका क्या होगा तो परिणामी तीव्रताएं क्या हो जाएंगी, परिणामी तीव्रताएं इनके अंतर के बराबर होंगी। अंतर यानी परिणामी तीव्रता लिखेंगे, तीव्रताएं नहीं, परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, परिणामी तीव्रता इनके, परिणामी तीव्रता इनके अंतर के बराबर होगी, अंतर के बराबर होगी। और जब अंतर के बराबर होगी तो हम इसमें रखेंगे अंतर के बराबर होगी, तो अंतर के बराबर हमें रखना है तो क्या लिखेंगे E, परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी कैपिटल E, और जब ये परिणामी तीव्रता हो जाएगी क्या E1 माइनस का क्या हो जाएगा E2 हो जाएगा, E1 माइनस का E2 ये इसकी क्या हो जाएगी परिणामी तीव्रता हो जाएगी। दूसरे पैराग्राफ पे अगर हम चलें तो हम लिखेंगे क्या E इक्वल टू E1 माइनस का E2 है, E इक्वल टू E1 माइनस का क्या है E2 है। तो अब E1 माइनस E2 निकालेंगे तो E1 की वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q अपान R माइनस का D का होल स्क्वायर है, माइनस
1/4πε0 k इंटू क्यू अपान आर माइनस आर प्लस क्या हो जाएगा, आर प्लस डी का होल स्क्वायर हो जाएगा, आर प्लस डी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं आगे। तो इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है, हमें बिल्कुल मिल रहा है। हमने कॉमन ले लिया क्यों कॉमन मिल रहा है, क्यों को बाहर ले लिया। अपान में क्या बचा हमारे 4πε0 के, ब्रैकेट में हमारे क्या बचा 1/r माइनस डी का होल स्क्वायर बचा, माइनस 1/r प्लस का डी का होल स्क्वायर बचा। ये हमारी चीज़ें बच गई, ये हमारी क्या बची, ये वैल्यू हमारी बच गई। अब इसको हम अगर आगे सॉल्व करें तो इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, आप सभी को पता है हम कैसे सॉल्व करते हैं। एक तो हम इसको क्या करते हैं, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा क्यू अपान में 4πε0 के हो जाएगा, अपान ब्रैकेट इसको ले जाएंगे इधर आएगा तो ए आर प्लस डी का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसको लाएंगे तो आर माइनस डी का होल स्क्वायर हो जाएगा, अपान में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये इतना कंफर्म हो गया, ये कंफर्म हो गया। तो आगे अब देखिए क्या होगा, आगे हम अगर लिखें तो ये आपको निकल के आया E1 यानी E इक्वल टू क्या निकल के आया, क्यू अपान में 4πε0 के, ब्रैकेट में क्या बचा हमारे पास, अभी मैंने बताया क्या बचा, ब्रैकेट में हमारे बचा है क्या, एक ब्रैकेट में हमारे दोनों वही बचा है, ब्रैकेट में हमारे क्या बचा आर प्लस का डी का होल स्क्वायर है, माइनस आर माइनस डी का होल स्क्वायर है, अपान में क्या है, अपान में हमारे आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर है। इसको सॉल्व करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप सभी को पता होगा, तो ये क्या हो जाएगा क्यू अपान 4πε0 के हो जाएगा, आर स्क्वायर ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर प्लस का 2rd हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या आर स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर माइनस का 2rd हो जाएगा, माइनस का 2rd हो जाएगा। फिर इसको देखें तो ये वैसे अभी लिख दीजिए आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और आगे अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा क्यू अपान में 4πε0 के। ये देखिए यहाँ पर कुछ कैंसिल होने वाला है, पहले इसको ओपन कर लीजिए दोनों ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर प्लस का 2rd हो जाएगा, माइनस का आर स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा माइनस का डी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का आर स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस का rd हो जाएगा जब हम ब्रैकेट के अंदर माइनस को मल्टीपल करेंगे। ये हो गया हमारा कितना आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये इतनी चीज़ें आपको कंफर्म हो गई। अब इसके आगे हम चलें तो इसके आगे हम रखेंगे क्या E इक्वल टू, अब यहाँ पर आप इसको कुछ कैंसिल भी कर सकते हैं, यहीं पे कैंसिल कर दीजिए। देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा क्या उस पर हम बात करते हैं। बचा हमारे पास E इक्वल टू क्यू अपान में 4πε0 के इंटू 2rd प्लस का 2rd अपान में यानी प्लस का 2rd अपान में बचा हमारे पास आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, इसको ऐड करें तो ये हमारे पास निकल के आया क्यू अपान में 4πε0 के, ये हो गया 4rd हो गया,
अपान में आर स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब जब हम इसको मल्टीपल कर लें टोटल को, तो ये हो जाएगा हमारा 1/4 पाई को बाहर रख लेते हैं, के हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको मल्टीपल कराते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 4 क्यू आर डी हो जाएगा। अपान में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, अतः हम लिखेंगे अतः आर, अतः डी मोस्ट लेसन देन आर के, यानी बहुत ही छोटा है आर के, तो डी स्क्वायर आर स्क्वायर की तुलना में, आर स्क्वायर की तुलना में नगण्य हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा। ये आप क्लियर रखिएगा। तो जब ये वैल्यू आपकी नगण्य हो गई, मतलब आपकी 0 हो गई, तो आपका मतलब इसका वैल्यू ख़त्म हो गया। तो क्या बचा आपका, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 4R और क्या बचा 4R क्यू डी, 4R क्यू डी आर स्क्वायर माइनस, यानी अब वो ख़त्म हो गया, तो वो ख़त्म हो गया तो माइनस वाला काम ही ख़त्म हो गया, आर स्क्वायर की पावर 2 हो गई। तो E = क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 4R क्यू डी अपान में R की पावर 4 हो जाएगी। एक R से आप एक R को कैंसिल कर सकते हैं, एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 4 क्यू डी बचेगा अपान में R क्यूब बचेगा। चूँकि 2QD = P होता है, 2QD = P होता है, इसलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2P अपान में R क्यूब हो जाएगा, 2P अपान में R क्यूब हो जाएगा। अब हमारे पास क्या हो रहा है, E = बचा क्या हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2P अपान में क्या हो जाएगा, R क्यूब हो जाएगा, R क्यूब हो जाएगा। यही हमें क्या करना था, निकालना था, यही हमें क्या करना था, निकालना था। यही हमारी तीव्रता हो जाएगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा, इसी को हमें प्रूव करना था। तो ये आपका प्रूव्ड हो गया। अच्छी स्थिति जो आपकी निकालनी थी वो निकल गई। तो ये आपका क्या हो गया, अच्छी स्थिति आपकी क्या हुई, निकल जाती है अच्छी स्थिति। अब इसके बाद अच्छी स्थिति के बाद हम बात करें तो हम बात कर लेते हैं कूलॉम्स लॉ की। कूलॉम्स लॉ हम बता देते हैं आपको। कूलॉम्स लॉ क्या होता है, ये भी काफ़ी बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स का नियम, कूलॉम का नियम हम पढ़ लेते हैं। कूलॉम के नियम पे हम बात करें तो कूलॉम का पाती होता है, आप सभी को पता है, वही हम लिखेंगे। किसी बिंदु A और बिंदु B ले लेते हैं, यानी किन्हीं दो आवेशों के बीच की दूरी हमें अगर निकालना है तो एक आवेश हमारा Q1 और दूसरा आवेश हमारा Q2 हो जाता है। इन दोनों के बीच की दूरी अगर बात करें तो दोनों के बीच की दूरी हमारी क्या हो जाएगी, R हो जाएगी। दोनों के बीच की दूरी हमारी R हो जाती है। इसी के संबंध में हम जो जो लिखते चले जाएंगे, बस वही हमारा क्या हो जाएगा, कूलॉम्स का नियम हो जाएगा।
लिखेंगे क्या, किन्हीं दो बिंदु आवेशों, किन्हीं दो बिंदु आवेशों, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों कौन से आवेश, Q1 व Q2 के परिमाणों Q1 व Q2 के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके मध्य दूरी r, दूरी कितनी है r, के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आपका क्या हो गया, कूलाम्स का नियम हो गया, टोटल थ्योरी हो गई जो आपसे पूछी जाती है, जो आपको लिखना है। उसके बाद हम अगर बात करें और क्या लिखेंगे, अब हमारे पास जो मैंने लिखा है उसी को हम ऐड से, जैसे हमने लिखा है उसी हिसाब से हम फॉर्मूला बनाते हैं। उसने कहा कि दोनों बीच लगने वाला बल, जो दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है यानी बल लग रहा है, वो क्या हो रहा है हमारा, उन दोनों के क्या हो रहा है, अनुक्रमानुपाती हो रहा है। तो अनुक्रमानुपाती हो जाएगा Q1 और Q2 के क्या हो जाएगा, अनुक्रमानुपाती हो जाएगा हमारा। अब वहीं अब अगर हम बात करें किसकी, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लें। फिर हम बात करें क्या होता है, फिर वो कहते हैं कि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये हमारा व्युत्क्रमानुपाती हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हम क्या करें, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, यानी 1 व 2 को दोनों को जब मिला के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल F अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपान में क्या हो जाएगा, r² हो जाएगा। Q1 Q2 अपान में क्या हो जाएगा, r² हो जाएगा। अब इसको हम आगे सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा हमारा, F इक्वल टू क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपान में क्या हो जाएगा, r² हो जाएगा। Q1 Q2 इक्वल टू r² हो जाएगा, Q1 Q2 अपान r² हो जाएगा। K क्या होता है, कांस्टेंट होता है। K इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, K की वैल्यू हम जानते हैं क्या हो सकती है, कांस्टेंट होती है। K हमारा प्रावैद्युतांक है, K इक्वल टू 1/4πε0 लिख सकते हैं, 1/4πε0 लिख सकते हैं। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 हो जाएगा, इंटू Q1 Q2 अपान में क्या हो जाएगा, r² हो जाएगा। Q1 Q2 अपान में r² हो जाएगा। यही हमारा कूलाम का नियम होता है। इससे रिलेटेड दो चीज़ें और याद कर लीजिएगा आप लोग। दो चीज़ें और ये याद करनी है कि 1/4πε0 की वैल्यू की अगर बात करें तो ये 9 गुणे 10 की पावर 9 होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान में कूलाम स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू हो जाती है 1/4πε0 के की, इस एप्सिलॉन नॉट की। वहीं पर अगर एप्सिलॉन नॉट की हम बात करें
तो ये क्या होता है, ये वैद्युतशीलता होती है, इसको हम क्या कहते हैं, वैद्युतशीलता कहते हैं। ये वैद्युतशीलता होती है किसी माध्यम में, निर्वात में, ये वैद्युतशीलता होती है, इसकी भी एक वैल्यू होती है। इसके मान की अगर बात करें तो ये होता है 8.85 गुणे 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ये इसका मान होता है और ये दोनों मान आपके डन हो जाते हैं। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। ये हमारा दूसरा लेक्चर है। इससे पहले मैंने अक्षीय स्थिति को बहुत ही अच्छे से आपको मैंने डिस्क्राइब कराया है, निरक्षीय स्थिति को कराया है। ये इससे पहले अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति हो गई, अक्षीय स्थिति भी हो गई और कूलाम का नियम हो गया। ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जो लोग नए होंगे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आपको सारी चीज़ें आपको मिलती रहें। कोशिश यही है 70 आउट ऑफ आपको 50 तो दिला ही दूँ, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे जितना टारगेट हो पाएगा उतना मैं करवा दूंगा। और 50 इधर हो गए और 30 उधर मिल गए तो 80% आपका रिजल्ट बन जाता है। और कोशिश यही रहेगी 70 आउट ऑफ 70 आपका पेपर यहीं से मिल जाए। तो ये रही आपकी क्लास, कैसी रही आप लोग बताइएगा। चैनल को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और आगे सभी लोगों तक पहुंचाते रहिए। हम इसी तरह आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चनों को जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मैं आपको कराता रहूँगा। ठीक।